अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अहम खबर ये आई है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दौरा किया चीन का और चीनी हम मनसब से मुलाकात की और इस मुलाकात में अमरीका ईरान जंग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब ये बताया गया है कि जो 5 निकाती चार्टर्ड है वो पाकिस्तान और चीन की तरफ से इसको तश्कील दिया गया है और इसमें जो फौरी तौर पे ख़ित्ते में जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना है, डी-एस्केलेशन की जानिब ये पेशकदमी है। और बुनियादी इस चार्टर के जो निकात हैं वो क्या हैं वो प्रोग्राम में आपको आगे चल के हम बताएंगे। लेकिन एक बुनियादी जो सवाल नज़र आता है कि क्या चीन जो इससे पहले सहूलतकार था, पाकिस्तान जो इससे पहले इन मुज़ाकरात का सहूलतकार था, तो अब क्या मुसालहतकार के तौर पर चीन की भी एंट्री हुई है या ये मामला पाकिस्तान और चीन के इत्तफाक तक है, या जिस तरह ईरान की जानिब से ये वाइब्स आ रही थी, ये तकाजा किया जा रहा था कि अमेरिका का ज़ामिन कौन होगा या दुनिया के दीगर ममालिक अगर मिलकर किसी नुक्ते पे पहुँचते हैं तो फिर ईरान भी बात सुनने को और मुज़ाकरात के लिए आने पे तैयार होगा। क्या ये उस जानिब पेशकदमी है? बहरहाल पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। दूसरी जानिब जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। ना सिर्फ उन्होंने धमकी दी है बल्कि जो उनके वज़ीर जंग हैं पेट हेगेस्ट और दीगर जो हैं डेविड केन हैं, उन्होंने भी ईरान से कहा है कि मुज़ाकरात करें वरना आपकी जो जोहरी तवानाई की और दीगर जो तनसीबात हैं वो हमारे निशाने पे हैं और मज़ीद हम आपको नुकसान पहुँचाएँगे। ख़बर अब ये भी है, इजरायली मीडिया ने जो दावा किया है कि जो बंकर बस्टर बम हैं 2000 टन के करीब जिनमें बारूद होता है वो बरसाए गए हैं। ईरान में मुख्तलिफ जो तहक़ीक़ाती मराकिज़ हैं उनको निशाना बनाया गया और इसी तरह ईरान की जानिब से दावा है इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को जो है शदीद नुकसान पहुँचा है। शहरी आबादी का अब इसराइल में रहना नामुमकिन नज़र आ रहा है। इस सारे मामलात में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यूरोप से नाला नज़र आए हैं, बिलखुसूस फ्रांस से, बरतानिया से, इटली से और स्पेन से, और ये भी कहा है कि आपको अपनी हिफाजत सीखनी होगी, या हमसे तेल ले लें या फिर आप नाए हुरमज़ में खुलवाएँ, हिम्मत करें वहाँ जाके तेल ले लें। यूरोप इस वक्त अमेरिका से वाज़े फ़ासला इख्तियार करता नज़र आ रहा है। ये आलमी मंजरनामा है, सबकी नज़रें इस पे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ है वो भी जारी है और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी जब तक अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना बंद नहीं हो जाती। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो नौजवानों की मूवमेंट्स हैं वो ख़ासी तनक़ीद कर रही हैं जो तालिबान अबूरी हुकूमत है उस पर। और जो सबसे अहम इस सिलसिले की कड़ी है कि जब से ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें ख़ासी कमी वाक़ई हुई है। कनेक्टिविटी बिटवीन TTP एंड अफ़गान तालिबान ये यकीनी तौर पर उसको भी शो करता है। इन सारे हालात में पाकिस्तान जो है अपने मकासद यानी पाकिस्तान पुरअमन बनाने के लिए और अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इन तमाम मामलात पे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, एक तो ज़रा मज़ीद वजाहत इसकी कर दें कि इसमें क्या कुछ है, ये 5 निकात किन मामलात को एलैबोरेट कर रहे हैं, और दूसरा क्या अब चीन की बाज़ाब्ता मसालहतकार के तौर पर एंट्री हो चुकी है? ये इरशाद साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जॉन हुसैन हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे इरशाद साहब। अब सब जो चार्टर तैयार हुआ है लगता यूँ है कि पाकिस्तान और चीन जब मिल के बैठे हैं तो उन्होंने ये सोच विचार किया है कि मुज़ाकरात के अमल को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो क्या मुश्तरका निकात हो सकते हैं जिनकी रोशनी में दोनों ममालिक जो यानी एक तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ ईरान है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें तो उनके दरमियान नुक्ता मुफ़ाहमत या नुक्ता इत्तेफाक क्या हो सकता है। तो ये चार्टर जो है जिसमें एक तो है कि फ़ौरी जंग बंदी की जाए, दूसरा ये है कि मुज़ाकरात पर दोनों फ़रीक आमादा हों और ये मामलात जंग की बजाय, हमलों की बजाय, लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए मुफ़ाहमत के जज्बे के तहत तय किए जाएँ। तीसरा ये है कि यानी ये एक नुक्ता है इम्पॉर्टेंट कि ईरान और ख़लीजी ममालिक की ख़ुद मुख्तारी, सालमियत, जोग्राफ़ी हदूद का एहतराम किया जाए, और एक ये है कि इंसानी इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए और उसमें कोई रुकावट न डाले जाए, चूँकि ज़ाहिर बात है कि ईरान में जो तबाही बर्बादी की है अमेरिका ने, इसराइल ने, तो आम शहरी तो उससे मुतासर हुए हैं, तो इसको यकीनी बनाया जाए।
और एक और नुक्ता ये है कि शहरी आबादी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो आलमी उसूल है उसकी पासदारी की जाए, पाबंदी की जाए। और ये जो अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से शहरी आबादियों पर हमले शुरू हो गए हैं और ऐसी तनसीबात जो सिविलियन तनसीबात कहलाती हैं, सिविलियन स्ट्रक्चर कहलाता है, उस पर हमले बंद किए जाएँ। साथ ही साथ ये मुतालबा किया जाए कि शहरी और गैर फौजी जो तनसीबात हैं जी उन पर हमले बंद किए जाएं और कसीरुल जिहती निज़ाम, ये जो यक कुतबी निज़ाम जिसको कहते हैं कि एक सुपर पावर है, ट्रंप साहब कहते हैं मुझे ना आलमी कवानीन की परवाह है, ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा की परवाह है, ना कोई किसी मुल्क की ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है, इसकी बजाय कसीरुल जिहती निज़ाम की तरफ पेश की जो आप जाए। बात कर रहे हैं। और आखिरी जो बात कही गई है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा को दोबारा वो मकाम उसके मंशूर की रोशनी में मिलना चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात अपने मंशूर की रोशनी में तय जो उसका मकसद है जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो बना था। जी सवाल ये है कि आज हाँ, आपने हुर्मुज़ को खोलने ये बड़ी और बात बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी की। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि यानी एक मुतवाज़िन किस्म की ये 5 निकात हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे क्या कुछ हुआ होगा। अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन तो इस हवाले से नज़र आती है कि उनके वज़ीर जंग आके कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हालांकि उनका काम तो जंग करना है। फ्रस्ट्रेशन इस तरह भी नज़र आती है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब तहकीकाती मराकज़ को निशाना बना रहे हैं जी और ये जो बम गिराए गए हैं वो जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंस्टॉलेशंस हैं, मिसाल के तौर पर बिजली के प्लांट्स हैं या पानी के प्लांट्स हैं जहाँ से साफ़ पानी आम शहरियों को पीने का पानी मिलता है, उन पर भी हमले शुरू कर दिए। मेरा जो इरशाद साहब सवाल है इसके बैकग्राउंड पे क्या हुआ होगा। इसके बैकग्राउंड पे देखें, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा गए, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की। डेफिनेटली अमेरिका और ईरान की तरफ से भी, क्योंकि ईरान का तो मुतालबा था कि इसकी ज़मानत कौन देगा, कोई मसालतकार आए, मल्टी नेशन ये डायलॉग होना चाहिए। वो तो लगता है कि ये अब कसीरुल जहती का जो आ गई है बात, तो ये मल्टी नेशनल डायलॉग की ईरान ने बात नहीं की। ईरान ने सिर्फ ये कहा है कि पहले ये गारंटी दी जाए वही गारंटी कि जब हम मुज़ाकरात करेंगे तो पहले 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने हमला करके बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन की, उसूल जो थे जंग और अमन के उसूल हैं उनको तोड़ा, मुज़ाकरात की जो सेंटिटी होती है, तक़द्दुस है, उसका ख़त्म कर दिया और जो एतमाद होता है दो ममालिक के दरमियान, 2 अक़वाम के दरमियान कि जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो कोई हुची हरकत नहीं करेंगे, तो वो ख़त्म कर दिया। तो उसकी यकीन दहानी कराई जाएगी। जॉन आपकी तरफ आते हैं, सिर्फ एक आप जवाब दे दें इरशाद साहब। आज की इस डेवलपमेंट से पहले क्या आपकी समझ में क्या आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वाया पाकिस्तान किसी हद तक पार्शली माइन्यूट ही कोई लेवल ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, किसी लेवल पे ये दोनों एग्री हुए हैं तब जाके ये डेवलपमेंट हो रही है, या ये अपने तय कोशिश आप नहीं? देखें, जब ये पहले 5 दिन का जो अल्टीमेटम था फिर वो 10 दिन बढ़ाया गया, तो उसका मतलब तो ये है ना कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। उसको आप डायलॉग नहीं कह सकते, उसको आप कॉन्टेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। जी। एक तरफ वो हमला ना करने का ऐलान ट्रंप का, हालांकि इसराइल ने जारी रखे हैं, और दूसरा ईरान की तरफ से 20 जहाज़ों को ये इजाज़त देना कि वो पाकिस्तानी झंडा लगाकर रोज़ाना 2 जहाज़ गुजर सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग का नतीजा तो है, अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है। जॉन, ज़ाहिर है अभी इस पर रिस्पॉन्ड तो करना है ऑफिशियली तेहरान ने, लेकिन आपकी एजम्पशन क्या है? आप इन सारे मामलात को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी आपकी तेहरान में है। ये जो 5 निकाती एक चार्टर्ड सामने आया है, पॉसिबली तेहरान कैसे इसको रिएक्ट करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मेरी नज़र में ईरान ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है। कालीबाफ के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, अब्बास अराक्ची के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस आपके सामने हैं, और अभी जो बयान आया है कि ईरान नेगोशिएट नहीं कर रहा, ना कोई नेगोशिएशन करनी है, और अमेरिका के हमले भी जारी रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। ईरान की तरफ से जो बिल्कुल मीडिएशन पाकिस्तान ने जो की, बहुत अच्छी बात है, और ईरान ने डिमांड्स आगे इशू की, उन्होंने डिमांड सामने से दी, तो ये डिमांड्स की एक्सचेंज हुई है। इसको जहाँ तक नेगोशिएशन तक ले आने की बात है, बिल्कुल सही कहा इरशाद साहब ने कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप वेट कर रहा है ईरान के
प्रैक्टिकली यहाँ से बेसिस जो है वो खाली करें। और अब्बास अरागची का जो भी रिसेंट बयान आया, अगर आप ये देखें तो उन्होंने यही कहा है कि टाइम आ गया है कि इनको ममालिक को कहा जाए कि अपने बेसिस खाली करवाएं, क्योंकि असल में तो यही गारंटी है। कोई भी मुल्क गारंटी नहीं कर सकता ईरान की नज़र में किसी भी मुआहदे की, क्योंकि P5+1 का जो अग्रीमेंट था, JCPOA एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हुआ था, उसके अंदर जो गारंटर्स थे वो चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी विद द US, ये 6 ममालिक ने मिलके जो है वो मुआहदा किया, गारंटीज दी, और उस मुआहदे को ट्रंप ने जो है वो बिल्कुल जो है वो साइड पर रख दिया, उसको उससे एग्जिट कर लिया। तो ईरान की तरफ से जो बयानात अभी सामने आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, वो ये नजर आ रहा है कि निगोशिएशन जो है वो नहीं होगी अनटिल अनलेस प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है इसमें ना लिए जाएं। और अभी तक कोई निगोशिएशन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान की तरफ से नहीं हुई है, ऑल्दो जो डिमांड्स की इशूएंस है वो की गई है दोनों तरफ से। जी, अच्छा, अब ये डिमांड की जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज है, या इसको अंडरस्टैंडिंग भी कहना चाहिए, जैसा मैंने कहा और आप भी समझते हैं कि अगर 20 जहाज़ गुजरते हैं वहाँ से आपने हुर्मुज़ से पाकिस्तानी झंडा, तो ये अंडरस्टैंडिंग तो है। तो अब अगर ये ट्रंप चाहते हैं कि 6 अप्रैल से पहले को मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाए ताकि उसकी भी नाक जो है वो कटने से बच जाए, तो क्या ये हम तवक्को कर सकते हैं कि डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का आगाज़ 6 से पहले हो सकता है, अगर ये खलीजी ममालिक की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाए कि जनाब ये अड्डे अब इस्तेमाल नहीं होंगे ईरान के ख़िलाफ़? बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आपने सही तरीके से इसको बिल्कुल एनालाइज किया है। अगर यहाँ से अरब ममालिक कह देते हैं कि अब अड्डे खाली हो रहे हैं और हम जो है वो खाली कर रहे हैं, तो बिल्कुल आगे एटलीस्ट गल्फ कंट्रीज के साथ जो है वो डायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो तो सेटल हो ही जाएंगी परमानेंटली। और पाकिस्तान को भी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही तरीके से जिक्र किया, टैंकर्स जो भिजवाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया है। भले उसकी तरफ जो है वो ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए कोई डायरेक्ट वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश रही है गल्फ ममालिक के साथ डील करने की, आई थिंक इसके अंदर एक बड़ा पहलू ये है कि अमेरिका के अलावा जो गल्फ ममालिक हैं उनको जिस तरीके से लाने की कोशिश की जाए कि अमेरिका से वो दूर हो जाएं या एक रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक के फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएं। आई थिंक एक वो चीज़ है जो एक अच्छी बात है ईरान के लिए, और उन्होंने इस चीज़ को आई थिंक रिकग्नाइज भी किया है। तो बिल्कुल सही आपका आई थिंक एनालिसिस है कि अगर खलीजी ममालिक कह देते हैं कि एग्जिट हो रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से, और अगर वाकई में नजर आता है कि एग्जिट होते हुए नजर आते हैं, तो आई थिंक बिल्कुल हो सकता है ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच हो सकती है। मैंने वैसे एग्ज़िट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा कि वो अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। फौरी तौर पर तो एग्ज़िट शायद इतना आसान भी ना हो। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या ये जंग तवालत की तरफ अगर जाती है, और ये ईरान की तरफ से बज़ाहिर नज़र आता है, ये अमरीकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया भी ये कह रहा है कि ईरान चाहता है कि जी जंग तवालत अख्तियार करे, अमरीका जो है वो फौरी जंग बंदी चाहता है, तो क्या ज़मीनी जंग का रास्ता हमवार कर रहा है ईरान समझता है कि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आते उस वक्त तक अमेरिका को नाखून नहीं चबाए जा सकते, या कुछ और मकासद हैं उसके? देखिए, अरब ममालिक ने पहले भी बयान दिए, जंग से पहले भी बयान दिया कि हम अपनी ज़मीन, अपना समंदर, अपनी हवा इस्तेमाल नहीं होने देंगे अमेरिका के लिए। 2-3 दफ़ा बयान अरब ममालिक की तरफ से आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अरब ममालिक खुद भी मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी खुद भी, जो इनकी पॉलिटिकल रियलिटी है, जो इनकी बादशाहतें हैं, वो भी थ्रेटन हो जाएंगी अगर वो अमेरिका के खिलाफ गए। और ट्रंप ने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान के लिए, जबकि इतनी इन्वेस्टमेंट, खरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस पर ईरान को ये मानना है कि अगर खलीजी ममालिक कह भी दें तो भी कोई गारंटी नहीं होती कि आगे जाके अमेरिका वहां से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पसे पड़ता बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं एट द सेम टाइम। तवालत जहां तक इख्तियार करने की बात रही कि तवालत का बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ईरान चाहता नहीं है कि तवालत इख्तियार हो, लेकिन जिस तरीके से बमबारी हो रही है और जिस तरीके से सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रंप जो कह रहा था कि नहीं हमने करेंगे, और जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है सारी चीज़ों को, तो ईरान अब इसको आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट कर रहा है। अभी तक पूरी तरीके से एस्केलेट नहीं किया, क्योंकि हूथियों ने बाब अल मंदब इस वक्त चोक नहीं किया है, जो 7 मिलियन बैरल पर डे जा रहा है, उसको अभी तक नहीं रोका है बाब अल मंदब के थ्रू। तो बिल्कुल तवालत अगर इख्तियार होती है, क्योंकि ईरान को लगता है कि वो जंग जीत रहा है इस वक्त, उसके स्ट्रेटेजिक अहदाफ जो है वो मीट हो रहे हैं, भले रेजिडेंशियल एरियाज में बॉम्बिंग हो रही है और लीडरान को शहीद किया गया है, लेकिन ईरान के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। तो ईरान को ये लग रहा है कि जहां तक इस जंग को वो ड्राइव कर सकते हैं वो ड्राइव करेंगे, जब तक अमेरिका इस रीजन से एग्जिट ना कर ले या कोई प्रैक्टिकल स्टेप उसकी तरफ नजर ना आ जाए। तो यही यहाँ पे जो है वो सेंटिमेंट है इस वक्त।
अच्छा, ये अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया अब इस खदशे का इजहार कर रहा है या इस तवक्को का इजहार कर रहा है कि अब इस कदर बमबारी के बावजूद भी अगर ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम इंटैक्ट है तो ईरान को अब कोई नहीं रोक सकता कि वो एटमी तजर्बा कर ले या एटम बम बना ले। तो क्या ऐसी सोच आपको तेहरान में नज़र आती है कि ठीक है, ये वक्त है, अगर हम कर सकते हैं ऐसा तो अभी कर गुजरें या मुस्तकबिल में करें? और जो फतवा था आयतुल्लाह का वो अब उनके जाने के बाद फतवा भी ख़त्म हो गया। आपने बड़ी अच्छी बात की और नजम सिटी भी बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका से आने से पहले, जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, वो बंद हो गया और न्यूक्लियर ईरान नहीं बना रहा था। अब अगर आप देखें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसके ऊपर ईरान सिग्नेटरी रहा है, जिसको ईरान ने फॉलो किया है, सबसे ज्यादा कंप्लायंस है अकॉर्डिंग टू यूएन डेटा, सबसे ज्यादा कंप्लायंस ईरान की खुद की है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तासुर ये पाया जाता है और इनफैक्ट कंजर्वेटिव्स तो यहाँ पे हार्डलाइनर्स जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए। लेकिन आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करेंगे कि ये बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। बहरहाल एहसास ये कि कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी ट्रीटी के अंदर जाने में, और बूट्स ऑन ग्राउंड भी बिल्कुल अमेरिका, यहाँ पे जो बूट्स ऑन ग्राउंड का खर्चा है वो बिल्कुल बूट्स ऑन ग्राउंड भी अमेरिका कर सकता है। लेकिन वही जवाब आता है इनकी तरफ से कि आ तो जाएंगे और वेलकम भी खुले दिल से किया जाएगा, लेकिन फिर जाएंगे कैसे? तो ये जो है वो सवाल उठाया जाता है यहाँ। नहीं, अगर देखें एक मसला है, बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे तो उसको एक एयर कवर हासिल होगा। ईरान की फ़ज़ाइया जो है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, और इसराइली या ईरानी अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का भी कोई बड़े वाक़यात नहीं है। तेहरान पे बमबारी हो रही है, इस्फहान पे हो रही है, तबरेज़ पे हो रही है। अगर आपकी एयर स्ट्रेंथ नहीं है और वो एयर कवर में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, एयर कवर मेरे ख्याल में एक पार्ट है लैंडिंग का, जो लैंडिंग इटसेल्फ है वो दूसरा मरला है। एयर कवर की भी अगर बात करें, F-35 टारगेट किया है और 16 एयर मिलिट्री जो है वो जहाज अभी तक ईरान रूबन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स हटा भी दें तो उनको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल कमजोर है, एयर डिफेंस नहीं है ईरान के पास इतना मजबूत। अगर S-400 आ जाता रशिया से तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं है। बहरहाल अगर ये कोशिश आती है कि वो आते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर और इतनी क्लोज लैंडिंग के लिए, उनको एम्फीबियस लैंडिंग के लिए ना सिर्फ उनको करीब आना पड़ेगा, बल्कि जियोग्राफी इस तरीके की है कि वो खार्ग आइलैंड के एरिया का जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो 5 से 6 किलोमीटर के करीब है। अच्छा। और वहाँ कोस्टल रीजन के ऊपर जो साउदर्न एंड है ईरान का, उसके अंदर पहाड़ों के अंदर इन्होंने टनल्स डिग किए हुए हैं और टनल्स के थ्रू जो है वो अटैक्स चल रहे हैं। तो ईरान की बिल्कुल एयर सुपीरियरिटी कंपैरेबल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एयर सुपीरियरिटी के बावजूद ईरान को नहीं रोक पाए हैं, वो ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए हैं। 88 डेज अब तक चल रही है। जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक तो ईरान की अस्करी हिकमत अमली जो है वो कामयाबी देती है। अब बुनियादी तौर पे नुक्ता ये है कि जो इरशाद साहब भी सवाल कर रहे थे, क्या ये तेहरान के लिए हाई टाइम नहीं है कि चीन भी अब आ चुका है, दीगर ममालिक भी हैं, मुज़ाकरात का लोहा गर्म हो रहा है, इसको अवेल करे? और अब भी क्योंकि ईरान का हाथ सफारती लिहाज से, अस्करी लिहाज से ऊपर दिखाई देता है, दुनिया भी इसको मान रही है, ये हाई टाइम है कि वो एक विक्टोरियस अंदाज में डायलॉग को शुरू करें, या अगर वो ड्रैग करते हैं, क्योंकि ये जंग है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो कल को अगर ईरान थोड़ा खुदा न खासा थोड़े कमज़ोर हालात की तरफ जाता है और तब वो डायलॉग की बात करता है और फिर अमेरिका नहीं मानता, तो फिर पिक्चर क्या होगी? ईरानी तेहरानी सफारतकार इस बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या वो समझते हैं कि हाई टाइम है मुज़ाकरात का? देखिए, एक बड़े सीनियर ऑफिशियल जिसने स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट आने से 2-3 घंटे पहले मैंने अपने ट्विटर पे भी लगा दिया था कि स्टेटमेंट आने वाला है, उसके अंदर ये नुकात होंगे। उस ऑफिशियल ने कहा कि ये जो अटैक्स हैं, क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेंगे? क्या गारंटी? अगर कोई मायदा हो जाता है, लेट सपोज चाइना के साथ हो जाता है, तो जब तक बेसिस खाली नहीं होंगे तब तक तो अच्छा मंडराता रहेगा जंग का, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो इस तरीके का सेंटिमेंट है, जिनसे मैंने बात की है, लोगों से, आम आवाम से, उनका तो ये मानना है कि भले सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इमाम हुसैन की एग्जांपल देते हैं यहाँ पे लोग और कहते हैं कि क्या इमाम हुसैन के लिए सही होता कि वो यजीद के साथ जो है वो टेबल टॉक कर लेते और बैठ जाते? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहरहाल कोई गारंटी नहीं है। जज्बात को भी अगर अलग रखें तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर अभी आज मुआहदा हो जाता है तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो दोबारा स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा पहले वो निगोशिएट करते हुए जंग मुसल्लत कर चुके हैं और इस दफ़ा तो आयतुल्ला अली खामनाई को भी जो है ना शहीद किया है। तो आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आवाम कहती है कि या तो उनको ख़त्म कर दें या तो खुद ख़त्म हो जाएं, जबकि ऑफिशियल्स चाहते हैं कि परमानेंटली इस
इस काम को जो है वो इस जंग को बंद किया जाए। सही। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से जी, बंकर ब्लस्टर भी बम इस्तेमाल हुए हैं, असले के ज़ख़ायर हमने ख़त्म कर दिए, इनके लॉन्चर जो थे वो ख़त्म कर दिए, इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं बम बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली और ड्रोन बनाने वाली, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या जवाबी वार की जो सलाहियत है ईरान की, वो किस हद तक है? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि 80% तक कम पड़ गए हैं हमले जो ईरान की तरफ से हो रहे थे इसराइल पर या दूसरे मकामात पर, वो 80% कम हो गए हैं। ये हकीकत है? देखिए, इनकी अपनी जो यूएस इंटेलिजेंस है, अभी रॉयटर्स की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि 30% यूएस इंटेलिजेंस को लगता है कि सिर्फ 30% जो मिसाइल है वो इफेक्ट हुई है ईरान की, और वो भी असेसमेंट इस बेसिस पे कि उनके नज़र में जो नॉन स्टॉक पाइल है ईरान का और उनकी नज़र में जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है उन पे कितना इफेक्ट पड़ा है। दूसरी बात ये कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली देखा जा रहा है कि 61st वेव में भी फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि अराउंड 2.5 फोल्ड इंक्रीज हुआ था, ढाई एक्स इंक्रीज हुआ था। यहाँ ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर से जो रिपोर्ट आ रही है आई डोंट नो कि किस तरीके से वो काउंट कर रहे हैं मिसाइल्स, लेकिन जो अटैक्स हुए थे उनके अंदर ढाई मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 2 गुना से ज्यादा इंक्रीज हुआ था। और अभी भी जो वेव्स गई 73rd वेव जो गई थी उसके अंदर एक वेव के अंदर 7 मिनी वेव्स थी, और एक साथ टारगेट्स को जिस तरीके से इन लोगों ने एंगेज किया है, नो डाउट मोबाइल लॉन्चर्स यूएस और इजराइल ने डिस्ट्रॉय किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ईरान की प्राइमरी लॉन्चिंग साइट्स हैं वो साइट्स ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर के अंदर, पहाड़ों के अंदर इतनी डेप्थ में मौजूद हैं, 400 मीटर 500 मीटर मौजूद हैं डेप्थ में, कि उनको GBU-57 म्यूनिशन भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। उसकी रेंज भी जो है वो 60 मीटर होती है, और अगर ग्रेनाइट की पेनिट्रेशन लगाएं तो वो 20 मीटर तक ग्रेनाइट की पेनिट्रेशन कर सकता है। तो जो क्लेम्स वहां से आ रहे हैं और जो एक्शन यहां से नजर आ रहा है, वो दोनों में एक वाज़ेह फर्क नजर आता है कि वेव्स कम नहीं हुई है, क्वांटिटी कम नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है। हाँ, शुरू में जो है वो कम होता हुआ नजर आया था। वो इसलिए नजर आया था कि शुरू में जो स्टॉक पाइल ईरान यूज कर रहा था वो सारा जो है वो पुराना स्टॉक पाइल था जिसको यूज किया जा रहा था ये डिटरमिन करने के लिए कि डिफेंसेस कहां पे लोकेटेड हैं और डिफेंसेस कैसे एंगेज कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि 35th या 35th से लेकर 50th वेव तक इन्होंने रेडार्स को निशाना बनाना शुरू किया, और 10 रेडार्स मिडिल ईस्ट के अंदर तबाह किए, 4 थैट की बैटरीज को इफेक्ट किया, और पेट्रियट सिस्टम्स को जो है इन्होंने निशाना बनाया, और कतर के अंदर जो इनका सिस्टम था पूरा आई, जिसको आई कहा जाता है ऑफ द एंटायर रेडार सिस्टम्स, उसको जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। जब ये सारे रेडार खत्म होगा और जब ये सारे इंटरसेप्टर्स खत्म होगा, उसके बाद इन्होंने शिद्दत बढ़ाई हमलों की। तो ये एक आई थिंक स्ट्रैटेजी की नजर तौर पे जो है वो नजर आ रहा है कि ईरान अभी तक कर रहा है और जारी भी है और इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जॉन, एक तो ये बताइए, अच्छा, एक जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इस जंग का, पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, तवानाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं, ग़िज़ाई बहरान भी बढ़ रहा है, सारी दुनिया ये कह रही है। ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या अशाए खुरोनोश बआसानी मिल रही हैं? कोई राशनिंग हुई है? क्या तेल और गैस अवेलेबल है? क्या उसकी कोई राशनिंग हुई है या उसका कोई बंदोबस्त किया गया है, या वो आसानी से सब कुछ है और मामूलात ज़िंदगी तेहरान में, इस्फहान में, दूसरे शहरों में बरकरार हैं, या स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टियां हो गई हैं, या इदारे चल रहे हैं? देखिए, स्कूल्स ऑनलाइन हुए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल्स के ऊपर काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं उनको तबाह किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया, और कल 19 बच्चे एक टीचर के साथ जो है वो शहीद हो गए हैं इस्फहान के अंदर। और बात सारी ये है कि अभी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी है, रिलेटिवली नॉर्मल है। जाहिर है जंग है तो एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन रिलेटिवली नॉर्मल है। जैसे कि मैं भी कह रहा हूँ, CNN ने भी कवर किया, स्काई न्यूज़ ने भी कवर किया, यहाँ आके दुकानों के ऊपर कोई रश नहीं है, कुछ स्टॉक पाइलिंग नहीं है, ऑफिसेस खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं। इनफैक्ट इकोनॉमी की अगर आप हालत देखें तो इकोनॉमी पहले से बेहतर है। किस तरीके से? पहले ईरान 1.1 to 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे बेच रहा था, अब ईरान 2.1 to 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे बेच रहा है चाइना को। पहले जिस रेट पे बेच रहा था तेल वो $36 पर बैरल या $38 पर बैरल पे था, अभी जो बेच रहा है वो $90 पर बैरल तक जो है उसकी प्राइस पहुंच चुकी है, जो तेल है उसकी फरोख्त पहुंच चुकी है। तो आई थिंक ईरान के पास इकोनॉमिकली अभी जो, और रियाल भी बाय द वे नीचे आया है, रियाल के अंदर 10% की जो है वो उसकी प्राइस के उसकी कुव्वत जो है 10% इंक्रीज हुई है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। तो अगर देखें इकोनॉमिकली तो हालात ईरान के काफी मैं तो कहूंगा जंग के हालात से पहले जो ईरान नहीं कर पा रहा था वो अब कर रहा है। पहले तेल भी नहीं बेच पा रहे थे, अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि जी
हमारी तरफ से अलाउंस है, जबकि वो अलाउंस से पहले भी बेच रहे थे। और दूसरे ममालिक के अंदर भी, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल तेल की प्राइस नहीं बढ़ी है क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं। तो अगर किसी मुल्क के अंदर प्राइस बढ़ रही है तो ईरान से वो परचेज कर सकते हैं और उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। सही है। ये बताइए, आपने इंडिया का जिक्र कर दिया है, हालिया जो जयशंकर की स्टेटमेंट थी पाकिस्तान बारे, उस पर क्या सोच है ईरानी हुकूमत के लोगों की, अवाम की, नंबर वन? और जो इस वक्त तक एफर्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ऑल दो अप्रिसिएशन तो है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अलावा क्या कोई और मुल्क भी है जिससे ईरानी अवाम की कोई उम्मीद हो? मेरा नहीं लगता पाकिस्तानी अवाम के अलावा किसी को इतना ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, या किसी को भी। हर तरफ जाहिर है ऑफिशियल लेवल पे भी और अनऑफिशियल लेवल पे भी ईरान और पाकिस्तान को नंबर 2 पे देखा जा रहा है। इस पूरे जंग की रेजिस्टेंस के अंदर पाकिस्तान को जो है वो ईरान के साथ देखा जा रहा है। और जहां तक जयशंकर की बात रही और मोदी की बात रही, देखें इन्होंने जो काम किया पहले, जो ये मोदी जाके वहां पे इजराइल जाके चला गया ये सोच के कि उसको कोई शायद ईरान शिकस्त खोर्दा हो जाएगा जंग के अंदर, तो उसने कोशिश की कि डिफेंस डील की जाए। बाद में ईरान ने टैंकर्स इनके रोक के रखे, 60 से ज्यादा टैंकर बाय द वे अभी तक रुके में इंडिया के। और उन्होंने, जयशंकर ने 3 दफा फोन किया फॉरेन मिनिस्टर को, मोदी ने फोन किया पेजिशकियान को और कहा कि प्लीज 1-2 टैंकर तो कम से कम हमारे ले जाने दो, क्योंकि आपकी भी मुसलमान अवाम यहाँ पे भी रहती है और हमारे जो है वो बहरहाल हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बना रहे, हम कोई डिफेंस डील की तरफ आगे नहीं जाएंगे। तो ईरान ने बिल्कुल कम्युनिकेशन चैनल्स भी ब्लॉक किए हुए थे, और डीना फ्रिगेट का जो भी मामला हुआ वो तो आपको पता है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस के ऊपर भी अभी चल रहा है कि क्या इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी क्या नहीं की थी, क्योंकि CIA की अपनी भी और सैटेलाइट मूवमेंट्स अपनी भी देखी जाती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो देखा जा रहा है उसको तो प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी ईरान बार बार सपोर्ट के लिए सामने पेश कर रहा है अपने आप को। गैस पाइपलाइन ईरान की तरफ से बिछी हुई है, वो मोस्ट वेलकम, अगर वो लग जाती है तो बेहतरीन है। लेकिन इंडिया के साथ जो है वो किसी भी तरीके का ताल्लुक जो है वो ईरान नहीं चाहता। और अभी भी जो ऑयल के साथ वो हुई है, 5 मिलियन बैरल्स रिलायंस ने खरीदे हैं ईरान से, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी बहुत ईरान जो है वो रियायत कर देता है इस चीज में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, वरना इकोनॉमिक्स के अलावा कोई जो है वो ताल्लुक ईरान और इंडिया का नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक कर दी है यूरोप के साथ एक फ़ासले की, और कहा अपना दिफा खुद करना सीखें और अगर आप में हिम्मत है तो आबनाए हुर्मत से जाके अपना तेल लेके आ जाएं। अब क्या ये एक तारीख़ी लम्हा है अमेरिका और यूरोप के जो ताल्लुकात रहे हैं रिवायती तौर पे, और इस जंग के बाद जो भी इसका नतीजा निकले, यूरोप और अमेरिका कहाँ खड़े होंगे? क्या जिस तरह खलीजी ममालिक में ईरान मुतालबा कर रहा है कि यहाँ से इनके अड्डे ख़त्म हो जाएँ अमेरिका के, तो यूरोप की भी अगर वो सपोर्ट नहीं रहेगी तो अमेरिका का फिर अपना एक ताकत का भरम या सुपर पावर का भरम वो कितना डैमेज होगा? देखिए, इस जंग ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इसराइल को जो हमला उसने किया और जिस तरीके से जुल्म किया उसने, बर्बरियत का मुजाहरा किया हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, 80,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, नफ़रत की अलामत बना यूरोप में, अमेरिका में। और इस जंग में मज़ीद इजाफ़ा हुआ उसके ख़िलाफ़ नफ़रत में, और ये साबित हुआ कि इसराइल जो है वो अमेरिका को, यूरोप को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी ना कोई अखलाकियात है, ना कोई उसूल है, ना कोई किसी मुल्क से या कौम से उसका कोई वफा है। वो अपनी एक एजेंडा है जिसके तहत वो पूरी दुनिया को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता है। और इस जंग ने अमेरिका को सफारती तौर पर तनहा करने में अहम किरदार अदा किए। अब अगर फ्रांस ये कह रहा है कि जो उसके जहाज़ नहीं उतर सकते, जंगी जहाज़, स्पेन कह रहा है, इटली कह रहा है, पोलैंड से कहा गया कि जनाब आप वो पैट्रियट जो सिस्टम है वो हमें चाहिए, मुंतकिल करना है हमने इसराइल में या इधर खलीजी ममालिक में, उसने इनकार कर दिया, नहीं जी हमारे अपने दिफा के लिए है। तो एक तारीख़ी लम्हा इस लिहाज से है कि अब आलम इस्लाम, रूस और चीन, इन पर ये ज़िम्मेदारी होती है। मुस्लिम ममालिक से मुराद ये है कि सारे तो नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, इंडोनेशिया है,
मलेशिया है और सऊदी अरब है जो काबिल ज़िक्र हैं कि वो इस जो एक खला पैदा हो रहा है ताकत का, और जिस तरह से नेटो टूट रहा है, यूरोप और अमेरिका का इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, वो एक मुतबादिल क़यादत फ़राहम करें, मुतबादिल पेश करें कि जी किस तरीके से आप अपनी ज़रूरियात जो हैं वो अस्करी ज़रूरियात भी हैं, मुआशी ज़रूरियात भी हैं, सियासी सफारती ज़रूरियात भी हैं, वो एक नए बुलाक की शक्ल में पूरी कर सकते हैं। तो ये अब देखें कि ये काम कौन करता है। जी ठीक है। क्या आलम इस्लाम में, इस्लामी बुलाक में अहलियत है, सलाहियत है, रूस में है, चीन में है, ये सारे मिल के ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। आज जो वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने दौरा किया चीन का, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जिसपे पाँच निकात हैं। दोनों ममालिक ने एग्री किया है कि जंग बंदी होनी चाहिए, आबनाए हुरमुज़ खुलना चाहिए, ईरान समेत खलीजी रियासत की जो दाखिली खुद मुख्तारी है उसका भी एहतराम किया जाना चाहिए, सिविलियंस को निशाना बनाना जो है वो रुकना चाहिए। आपकी क्या दानिश में क्या बात आ रही है ब्रिगेडियर साहब कि क्या अब मुज़ाकरात के करीब पहुँच चुके हैं या अभी हनूज दिल्ली दूरस्त? देखें, इसमें बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की किसी बात को भी यू कांट टेक इट सीरियसली, कि दिखाते लेफ्ट से हैं और मारते राइट से हैं, दिखाते राइट से हैं और दिखाते लेफ्ट से हैं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें ये देखने की बात है कि इस वक्त बेसिकली ही हैज़ रियलाइज्ड कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर कहीं भी लैंडिंग करेंगे आइलैंड पे तो ही विल हैव लॉट ऑफ कैजुअल्टीज, और इसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बहुत होंगे, क्योंकि ईरान का इनको पता चल गया कि वहाँ उन्होंने बहुत तैयारी की हुई है, माइन बिछाई हुई हैं, उसके बाद उसको सारा मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से कवर किया, उस तरीके को ड्रोन से कवर किया हुआ है, एंड दे माइट बी सेटिंग डक्स ओवर देयर कुछ अरसे के लिए। इस वजह से अब ही वांट्स अ सेफ ऑनरेबल एक्यूटर एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई नहीं है। अभी आज की भी स्टेटमेंट देखिए, कल भी उन्होंने कहा जी कि मैं अभी जंग बंदा करना चाहता हूँ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो जाने आई एम गोइंग टू गो, लेकिन इस पे साथ वो बिल्डअप भी कर रहे हैं, 82 एयरपोर्ट डबीन भी आ रहा है, फिर उसके मैरीन भी आ रहे हैं। ये तो मसल फ्लैक्सिंग है। जब आपकी नेगोशिएशन हो रही होती है तो उस वक्त आप ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ताकि ज़्यादा प्रेशर में अपनी बात को मनवा सके, ये इनकी कोशिश है। लेकिन इस कंडीशन को आप कैन बी डबल वे ऑल्सो, या वो वाकई कर सकते हैं या वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। ईरान इज इन अ बार्गेनिंग पोजीशन, ईरान इज इन अ फेवरेबल पोजीशन, ईरान इज ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड। तो नेगोशिएशन के लिए ईरान पे ये बेस्ट टाइम है। इसलिए पाकिस्तान जो चाइना गए हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ जाके ये जो भी अभी मुज़ाकरात हुए हैं, खासतौर पर चारों वज़ीर ख़ारिजा के, उसके बाद जो 15 पॉइंट अमेरिका के हैं, 6 पॉइंट ईरान के, ये भी चाइना से डिस्कस होंगे। लेट मी शो यू वन थिंग, China is a backbone of this discussion. China की बिल्कुल वो उसका heart and soul is in the discussion. They are very openly saying कि we want कि पाकिस्तान should be able to manage, negotiate करा सके, should become a real mediator और इसका कोई हल निकल सके। और जंगबंदी आज की स्टेटमेंट में यही बात। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाएं कि मैं एक साबिक अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार को पढ़ रहा था, उसने कहा कि ट्रंप इस वक्त जो धमकी आमेज़ लहजा कर रहा है, जो धौंस और धांधली का मुजाहरा कर रहा है, ये 69 में निक्सन ने भी किया था वियतनाम के ख़िलाफ़, ऐसी ही धमकियाँ दी थी, लेकिन बिल आखिर निकलना पड़ा वहाँ से। तो क्या आप भी समझते हैं कि ये वही फार्मूला आजमाया जा रहा है जो नाकाम फार्मूला है, या वाक़तन कुछ ऐसे हथियार और कुछ ऐसे सरप्राइज़ ट्रंप के पास मौजूद हैं कि वो अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, ईरान अपना हुरमुज़ नहीं खोलता, तो वो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है और मजबूर कर सकता है सरेंडर पे ईरान को? देखिए, 5 दिन पहले बढ़ाई दी इन्होंने खुद, फिर 10 दिन और बढ़ाए। दैट मीन्स कि ही वांट्स नेगोशिएशंस। इन द मीन टाइम ये बिल्डअप भी कर रहा है, दोनों ऑप्शन रख रहा है कि ही वांट कि अगर नेगोशिएशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना वो मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौज काफ़ी ज़्यादा ले आया है उसे। लेकिन मैं 90% यकीन है कि दे विल नेवर ब्रिंग बूट्स ऑन ग्राउंड। दे नो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेवयार्ड ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स। और ये इनका भी जेडी वैंस का और नेतन्याहू की बात भी इसमें दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स
और उसमें भी नहीं कहा कि यू मिस गाइडेड अस एंड इट्स नॉट एन इजी केक टू ईट। तुमने कहा जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉल्ट इज अमेरिकन्स, व्हाई यू आर गोइंग ऑन द बिहास्ट ऑफ इजरायली। आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए, एंड व्हाई यू आर गोइंग ऑन सॉवरेन कंट्री जिसने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, मुज़ाकरात हो रहे थे और आप जाके चढ़ाई करके एक मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, देन रिस्पेक्ट और उसकी कंडीशन ऐसे करें जैसे वो शिकस्त खुर्दा है, आपके हार पास मानने का। दे हैव शोन लॉट ऑफ रेजिलियंस, उन्होंने नेशनलिज्म दिखाया, पूरी कौम खड़ी हुई है, और जब कौम खड़ी होती है बड़ा मुश्किल होता है उसको हराना। लेकिन स्टिल आई स्टिल फील के देखें अमेरिका इज सुपर पावर। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि दे कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू ईरान। अब इस स्टेज के ऊपर अगर ईरान को कहीं ना कहीं अपनी, दे शुड बी वेरी क्लियर कि वो कहाँ किस टर्म से बात करना चाहते हैं। 3 पॉइंट बड़े क्लियर होने चाहिए ईरान के। नंबर 1 कि हमें गारंटी चाहिए आइंदा ईरान के ऊपर कभी अमेरिका और इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। गारंटी कोई स्ट्रॉन्ग मुल्क जो दें, लेट्स से आई से रशिया और चाइना, इस तरह के ममालिक से गारंटी लें। नंबर 2, हम अगर 460 किलोग्राम जो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम है वेपन ग्रेड, अगर हम वो हैंड ओवर कर देते हैं रशिया को या चाइना को, दे विल नॉट गिव इट टू अमेरिकन व्हिच दे वांट। और इसको IMF IAEA बता देता है कि अब इनके पास कोई ग्रेड नहीं है, एंड दे शुड बी अलाउड 2.5% एनरिच्ड यूरेनियम फॉर मेडिकल और इसके लिए ये एनर्जी के लिए। तो दैट शुड देन इमीडिएट ईरान की ये होनी चाहिए कि हमारे पर सैंक्शन उठाई जाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, हार्मोज, द स्टेट ऑफ हार्मोज इनका कंट्रोल रहेगा जैसे पहले सिस्टम चलेगा। ये कंडीशन तो बहुत ही जरूरी है इनके लिए। चौथी ये कर सकते हैं कि जी आप अपने जो भी ये मिडिल ईस्ट ने आपने हमारे पर घेरा तंग किया, जोड़े बनाए हुए ये क्लियर करने, लेकिन मेरे ख्याल में वो जरूरत ही पड़ेगी। मिडिल ईस्ट खलीजी ममालिक सख्त नाराज है अमेरिका से, दे से फील दे बीन बिट्रेयल बाय अमेरिकन्स कि आपने सब कुछ लगाया, हमारे से पैसे भी लिए, उसके बाद आपने इजराइल को प्रोटेक्ट करने लग गए, हमें सब कुछ छोड़ दिया। तो दे माइट से जी नहीं हमें भी नहीं चाहिए। बरगेज साहब, ईरानी दोस्तों से जब बात होती है उनके ऑफिशियल भी यही कहते हैं, वहाँ जो सहाफ़ी हैं वो भी यही कहते हैं कि जी गारंटी ये है, कोई मुल्क गारंटी नहीं दे सकता, गारंटी ये है कि जी अमेरिका ऐलान करे और खलीजी ममालिक ऐलान करें कि यहाँ कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होगा। जब ये ऐलान हो जाएगा तो ये एक तरह की गारंटी होगी कि ठीक है जी आइंदा हमले के कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो क्या अमेरिका ये मान सकता है और खलीजी ममालिक इस मामले में ईरान की मदद कर सकते हैं? मेरे ख्याल में देखें ये इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में ये खलीजी ममालिक पर कंडीशन लगा देनी चाहिए कि वो देश से, और वो उन्होंने 3.3 ट्रिलियन डॉलर का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, वो सारे खत्म कर देंगे। लेकिन ना उनसे 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर का वेपन है उनसे लेके उन्होंने सारे नहीं, बल्कि कल रात को जो तर्जमान हैं ट्रंप की और वाइट हाउस की, उन्होंने कहा कि अब इस जंग का खर्चा भी हम अरब ममालिक से लेंगे। जी, दिस विल बी वेरी वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ खलीजी ममालिक। अगर ये ईरान, क्या उन्होंने खलीजी ममालिक से पूछ के अटैक किया? डेट द खलीजी ममालिक सेट के जी आप अटैक करें? आपने अपनी मर्जी से एक अनप्रोवोक्ड आपने अटैक किया एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर, बल्कि आपको तो रेपरेशन देनी चाहिए, चाइना को, ये ईरान को क्लेम करना चाहिए। देख, इन्होंने 90 में जब इराक पे और कुवैत का लड़ाई हुई थी, इन्होंने आज तक उनसे ऑयल और उनसे वॉर रेपरेशन ले रहे हैं। इन्होंने इसी तरीके से जब ये इराक का हुआ है, इराक से ले रहे हैं, लिबिया से ले रहे हैं। दे आर यूज्ड टू इट। आपने अपने वेपन लाके टेस्ट किए, आपने अटैक किया, आपने किसके पूछ के अटैक किया? बगैर सब बात यह है कि तजादात की तो एक दास्तान है। आज जो एक और अफसोसनाक खबर ये आई कि इजराइल की पार्लियामान ने कानून मंजूर किया कि फ़लस्तीनियों को जो है वो अब इजरायली कानून के मुताबिक सज़ाए मौत दी जा सकेगी। अब इस पर जो यूरोपीय यूनियन है, आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा? मेरे ख्याल में यूरोपियन की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि देयर शुड बी नो हैंगिंग। इस पर तो उनका रिएक्शन आएगा, लेकिन कौन सा उनसे बात वो इजराइल सुनता है इनकी बात ये कि नाउ इस वक्त आ गया कि इस्लामिक ममालिक को दे शुड नाउ सिट डाउन 57 कंट्रीज एंड प्लीज लुक इनवर्ड हाउ मच यू हैव बीन ह्यूमिलेटेड। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आपके इन्होंने इजराइल ने, देखें इरशाद साहब सबसे बड़ी भी उन्होंने क्या चालाकी की है। इजराइल ने चालाकी ये की है कि इजराइल मारा था उनके पावर प्लांट्स के ऊपर ईरान के, एंड दे एक्सपेक्टेड कि ईरान मारेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद इजराइल ने मारना था डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, और ये जाना था खलीजी मालिक जहाँ पानी 2 हफ्ते को खत्म हो जाना था, और ये इन्होंने लड़के सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ये पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाना था। और कौन बेनिफिशियरी था? इजराइल
ख्वाब जो उसका था ना एक ग्रेटर इसराइल का, बड़े आराम से पूरा हो रहा था। ये पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की। लेट मी टेल यू, फील्ड मार्शल की जो इस वक्त एफर्ट्स हैं, जो उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, यू कांट बिलीव, उन्होंने इजराइल ये ईरान को भी और खलीजी मालिक को बताया प्लीज डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैशेस, ये उसका मकसद था। और वो उन्होंने समझाया कि डोंट, ये खलीज को कि आप डोंट रिटेलिएट, प्लीज डोंट अटैक ईरान की तरफ जाएं। ईरान इज हेल्पलेस, वो अमेरिकन बेसिस पे जा रहा है, वरना ये कहीं एक दो स्टार्ट हो जाता, देयर वाज नो सेल्फ डिस्ट्रक्शन विदाउट अमेरिकन और इजराइल इन्वॉल्वमेंट और ग्रेटर इजराइल बन जाता। दुरुस्त बात है बिरगल साहब, दुरुस्त बात है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी जारी है, ऑल्दो क्योंकि ईरान अमेरिका मामला ज़्यादा लाइमलाइट में है। एक तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, जब से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया है तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और बिलखुसूस TTP की कार्रवाइयों में एक वाज़ेह कमी आई है। वेरीफाइबल मैकेनिज़्म पाकिस्तान का मुतालबा था, अब क्या अफ़गानिस्तान इसके लिए एग्री करेगा? और इसी तरह की पाकिस्तान को भी कोई गारंटी चाहिए कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल ना हो, उस जानिब भी कोई पेशकदमी होगी? और अंदरूनी हालात क्या हैं अफ़गानिस्तान के बिरगल साहब? देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान रजीम की कमर टूट गई है। पाकिस्तान मिलिट्री ने और एयरफोर्स ने जो इनकी डिस्ट्रक्शन की है ना, ख़ास तौर पे जो बेलग्राम एयरबेस पे जहाँ 100 इनके खड़े थे ये ड्रोन्स, उसके बाद 50,000 राइफल अमेरिकन साथ थी, कुछ हेलीकॉप्टर्स, कुछ टैंक, बख्तर, सब तबाह करके रख दी। इनके बाकी जहाज इनके स्टोरेज से उड़ा के रख दी। अब आपने खुद देख लिया कि कितनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, कितनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हुई है, और इस वक्त कितना कंट्रोल हो गया पाकिस्तान का इनकी वजह से। दे हैव रियलाइज, जो ये ले रहे थे ना चाबहार से अपने ये लॉजिस्टिक्स, वो इनको इतनी इकोनॉमिकली इनको पिंच हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, यू कांट बिलीव इट। इसलिए अब ये बिल्कुल टर्म सर्वाइव में। और सेकंड, वहाँ पर जो एक नेशनल रेजिस्टेंस जो है ना मूवमेंट, वो चल पड़ी है यूथ की, और वो साथ मिलकर जिन खिलाफ के ग्रुप थे वो सारे खड़े हो गए हैं। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ प्रेशर अफगान तालिबान रजीम की, और मुझे तो लगता है अवाम भी खड़े हो जाएंगे अब, और दे आर गोइंग टू पुश ये इलीगल गवर्नमेंट को, और वहाँ वो अपने जनरल इलेक्शन करवाएंगे और वहाँ पर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ला के। देखिए ना, 4 साल में किसी दुनिया में किसी मुल्क से इनके सिफारती ताल्लुकात नहीं है, कोई इनसे कॉमोडिटिव नेशन में इनको मिलना नहीं आ रहा, सिर्फ अमेरिकन को पैसे दे रहा है, फंडिंग करता है। और उसके बाद सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुआशी मामलात भी इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे रिवायती एतबार से भी बहुत से मामलात इकट्ठे हैं, साझे हैं। अब जब पाक अफ़गान बॉर्डर बंद है तो दीगर बॉर्डर से या चाबहार के ज़रिए या दूसरी साइड से, ताजिकिस्तान वाली साइड से, कितना पोटेंशल है, कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अफ़गान अवाम के लिए कि वहाँ से उनकी तिजारत जो है वो चले? इनकी कमर टूट गई, यही मैं बता रहा हूँ। जो वहाँ से लॉजिस्टिक ले रहे हैं, इनकी वहाँ से जाते हैं सेंट्रल एशिया, उधर से आ रहे हैं, इनकी कमर टूट गई। यकीन करें कि ये इस वक्त बिल्कुल मरे पड़े हैं। इसलिए ये इनके का ये अभी बैठ के, अब देखें, कभी मुत्तकी की स्टेटमेंट आती है, कभी किसी की स्टेटमेंट आती है। आपस में जब मुआशी प्रॉब्लम हो रही है, इनके आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं, नेशनल रेजिस्टेंस आपके साथ मूवमेंट शुरू हो गई है। वो आपको पता है कि ये 14-15 का टोला बैठ के इलीजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ दबाया हुआ 4 साल थे। अब दूसरे ग्रुप खड़े होने शुरू हो रहे हैं। नाउ यू विल सी कि ये, और फिर हमने इधर से बॉर्डर क्लोज किया हुआ, जिससे यहाँ से भी इनका कुछ सामान नहीं जा रहा। प्लस वहाँ के जो पश्तून दोनों साइड के, दे आर वेरी अनॉयड। वो अफगानिस्तान से बहुत डर है, लेकिन ना उनकी रेगुलर मूवमेंट होती थी पेशेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सारी बंद है। स्मगलिंग इसी वजह से इनकी आदि जो ये टेररिस्ट आ जाते थे वो भी बंद है। तो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने ऑनेस्टली ये दे मेरा मास्टर स्ट्रोक, जो इनको समझ आ गई है कि आइंदा के लिए दे विल थिंक 100 टाइम टू बिकम प्रॉक्सीज ऑफ इंडियन के लिए, और ये इस वक्त बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।